नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 22 22वें एपिसोड के सवालों को लिया था, जिनके जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 22 के ही सवालों को जो कि रह गए थे उन्हें ले रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको मैं जरूर से दूंगा। केवल एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी सवाल करें वो सार्वजनिक हो, वो पर्सनल आपके बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो, पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल ना हो, बल्कि यदि ऐसा कोई प्रश्न है, ऐसा कोई सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, उस सवाल का जवाब इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक सुनना चाहें, तो ऐसे सवाल का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। सौरभ जी मुझसे सवाल करते हैं, कन्या लग्न में गुरु 6वें भाव में हो तो गुरु की दृष्टि अच्छा फल देगी या फिर खराब? सौरभ जी, ऐसा है कि 6th हाउस में यदि कोई ग्रह विपरीत राजियों की स्थिति में नहीं होता है तो वो ग्रह हो जाता है खराब। सामान्यतः मैं हमेशा ये चीज कहता हूं। तो गुरु कन्या लग्न की कुंडली में तो सिक्स्थ हाउस में विपरीत राज्यों की स्थिति में नहीं होंगे, और यदि विपरीत राज्यों की स्थिति में नहीं होते हैं तो इनकी दृष्टि भी खराब होगी और ये जहां बैठे हैं वो भी खराब रहेगा। तो बिल्कुल ये अपने खराब ही फल देंगे, ये अपने अच्छे फल बिल्कुल भी कतई नहीं देने वाले। इनका उपाय आपको करने की बेहद जरूरत है। आप उपायों के सीरीज में जाइए, वहां पर गुरुदेव का आप उपाय देखिए बृहस्पति का उपाय देखिए और उस उपाय को कीजिए। आपको उपायों की सीरीज इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। इनके बाद मयंक जी मुझसे सवाल करते हैं, सर मेष लग्न कुंडली में शुक्र को बलवान कैसे करें? मयंक जी, मेष लग्न की यदि कुंडली बनती है तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अति मारक ग्रहों में गिने जाते हैं। मारक ग्रह यदि कहीं है तो उनको बलवान करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बलवान नहीं करना चाहिए। आपको इवन उनके लिए उपाय करना चाहिए यदि वो कुंडली के लिए ऑब्वियसली मारक है और यदि उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही है तो। रही बात, आपने ये भी कहा कि तुला राशि में यदि बैठे हुए हैं तो क्या करें? तो देखिए, तुला राशि में यदि बैठे हैं तो यदि आप इनको बलवान करेंगे तो जहां बैठे हैं वहां से रिलेटेड तो ठीक है, अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन जहां दृष्टि ये डालते हैं वहां से रिलेटेड अपने जरूर से खराब फल देंगे। तो ये अच्छा नहीं है कि कुछ अच्छा दे कुछ खराब दे। इस वजह से आपको उन खराब फलों को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और शुक्र देव जो है उनका उपाय करना चाहिए। तो बलवान करने के लिए कोई रत्न इनको धारण आप ना करें, इनका उपाय आप जरूर से कर सकते हैं। विवेक जी मुझसे सवाल करते हैं, सर क्या D9 चार्ट को लग्न कुंडली की तरह रीड कर सकते हैं क्या? विवेक जी, देखिए, मैं शुरू से एक चीज समझाते आ रहा हूं कि D9 हो या फिर D10 हो या कोई भी हो, यदि कोई भी चार्ट है तो ये सूक्ष्म कुंडलियां हैं, ये डिविजन्स हैं। डी मतलब डिवीजन, तो हर चीज का अपना अपना एक डिवीजन हो चुका है। अब D9 चार्ट जो होता है, या हिंदी में कहूं तो नवमांश कुंडली जो होती है वो वैवाहिक जीवन के लिए होती है, विवाह के लिए देखी जाती है। तो इस वजह से आप यहाँ पर D9 चार्ट को लग्न कुंडली की तरह ट्रीट ना करें। इसको सिर्फ आप वैवाहिक जीवन के लिए ही देखें। और भी ज्यादा आप गहराई से जानना चाहते हैं तो एक नवमांश कुंडली इस नाम से एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मेरा मिल जाएगा, उसे आप देखिए, उसे आप समझने का प्रयास करें। लेकिन लग्न कुंडली की तरह डिविजनल चार्ट्स को नहीं देखा जाता, D9 चार्ट को भी नहीं देखा जाता। तनय जी ये मुझे सवाल करते हैं, वीनस एंड सैटर्न, शुक्र और शनि कंजंक्शन 7th हाउस वर्गो लग्न में, मतलब कन्या राशि कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि का जो युति है वो 7वें भाव में कैसा रिजल्ट देगा? मैरिज में स्पेशली इन्होंने कहा है। देखिए, कन्या लग्न की यदि कुंडली बनती है और शुक्र शनि कहीं साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो इससे बेहतर कोई बात होती नहीं है। जब यहां पर कन्या लग्न कुंडली में 7th भाव में शुक्र और शनि बैठेंगे तो वो मीन राशि में बैठेंगे, कहने का मतलब शुक्र देव तो उच्च राशि स्थित हो जाएंगे। अब एक पंचमेश है शनि, एक नवमेश या भाग्येश है शुक्र। तो विवाह के पश्चात जातक को जो है वो उच्च का भाग्योदय हो, ऐसे योग बनते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है यदि शुक्र शनि की युति 7th भाव में बनती है कन्या लग्न की कुंडली में।
हाँ, शनिदेव की वजह से हो सकता है कि विवाह में थोड़ा सा डिले हो, लेकिन जब विवाह होगा तो मनपसंद का और बहुत अच्छा होगा। लाइफ पार्टनर भी लॉयल मिलता है। विवाह के पश्चात लाभोदय भाग्योदय के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर मुझे आते हैं। यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो हाँ, D9 चार्ट भी देख लीजिएगा। इसके बाद जात जी, ये मुझसे सवाल करते हैं, हेलो डॉक्टर गौरव जी। हेलो जात जी, अगर 7th लॉर्ड 12th हाउस में हो तो क्या समझना चाहिए? मेरा जुपिटर 12th हाउस में है, प्लीज रिप्लाई एंड हेल्प मी। ओके जात जी, देखिए 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस है आपके पति या पत्नी का भाव। पति या पत्नी का भाव के जो स्वामी है वो उठ करके चले गए 12वें भाव में, तो हो सकता है कि विवाह के पश्चात आपका जो सेटलमेंट है वो विदेश में हो जाए। विदेश का मतलब ये जरूरी नहीं कि जहां वीजा मिलता है उसी जगह पर आप जाएं। विदेश का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने शहर से दूसरे कहीं शहर में स्थानांतरण भी आपका हो जाए, तो ये भी विदेश एक हो सकता है। साथ ही साथ ये चीज भी हो सकती है कि विवाह के पश्चात खर्च ज्यादा बढ़ जाए। 12th हाउस जो होता है वो खर्चे का भाव भी होता है, फिजूल के खर्चों का भाव भी होता है, तो विवाह के बाद खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो सकती है। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे भैया विवाह होता है तो खर्च तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा है कि खर्च बढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर ये भी होता है कि यदि आप लोग लकी हैं, एक दूसरे के लिए पति या पत्नी एक दूसरे के लिए लकी हैं, तो आप आज 100 रुपये का खर्चा कर रहे थे, विवाह के बाद हो सकता है 150 या 200 खर्चा हो, लेकिन विवाह के पहले तक यदि 100 रुपया या 150-200 रुपया कमा रहे थे, तो विवाह के पश्चात ये भी हो सकता है कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए भी कमाए, तो ये भाग्योदय भी होता है। तो वहां पर यदि खर्चा डबल होता है तो कोई मायने नहीं रखता या परेशान करने वाला नहीं होता। लेकिन सप्तमेश यदि 12th हाउस में जाकर के बैठता है तो ये जरूर से कहीं ना कहीं खर्चों को लेकर के टेंशन या दिक्कत दे सकता है, जिसका आपको उपाय करना चाहिए। जात जी के बाद नरेंद्र शर्मा जी मुझसे सवाल करते हैं, सर इन धनु लग्न द गुरु इन 8th हाउस मे बी शो दैट यू नेवर मे बी अ रिच पर्सन। सर इज पोखराज इज योर कारक इन दिस सिचुएशन। नरेंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि धनु लग्न मतलब कि 9 नंबर लग्न पर लिखा हुआ है, इस कुंडली के स्वामी कौन हो गए? गुरुदेव बृहस्पति। अब बृहस्पति उठ करके 8वें भाव में जाकर के बैठ गए, तो ये ऐसा शो करता है नरेंद्र जी के मुताबिक कि इंसान कभी भी रिच, कहने का मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला, धनी नहीं बन सकता। ये नरेंद्र जी का कहना है। तो क्या ऐसी स्थिति में पुखराज पहना जा सकता है? नरेंद्र जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि लग्नेश अष्टम भाव में चला गया तो वो व्यक्ति कभी भी रिच नहीं हो सकता, धनी नहीं हो सकता। दूसरे भी योग होते हैं, महादशा अंतरदशाएं भी दूसरी होती है। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। लग्नेश क्या है? माता पिता के समान ग्रह है, पिता मान लीजिए लग्नेश को। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको सही जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। अब पिता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पिता यदि आपके अच्छे होते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा वो करते हैं, वो पग पग पर आपका साथ देते हैं, आपको बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस में नौकरी में लगाने का प्रयास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि पिता जो हैं वो शराबी हो गए, जुआरी हो गए। अब इसका क्या मतलब है कि वो जो लड़का है या जो लड़की है, जो पिता की संतान है, वो क्या कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती? क्या वो रिच या धनी नहीं हो सकती? तो ऐसा नहीं है कि पिता खराब हो गए तो संतान भी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही बात मैं कहूँगा, यदि लग्नेश अष्टम भाव में है तो इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो इंसान धनी या रिच नहीं हो सकता। हाँ, प्रॉब्लम्स जाती है भाई, पिता इस तरह से जुआरी या शराबी है तो प्रॉब्लम तो जाएगी, इंसान को ये मानते हैं। लग्नेश ऐसा खराब है तो प्रॉब्लम तो जाएगी, संघर्ष तो होगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति रीच नहीं होगा। तो आपको दूसरे योग भी देखना है, दशाएं अंतरदशाएं भी यहाँ पर देखना है। हाँ, गुरुदेव का उपाय करने की जरूरत है। पिता शराबी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। गुरुदेव यदि अष्टम भाव में है, लग्नेश यदि अष्टम भाव में है, तो उनका उपाय करने की जरूरत है, उनका मंत्र आपको करना चाहिए। गुरु का मंत्र होता है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इसको रोजाना सुबह के वक्त कीजिए, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश है इसलिए गुरु का कीजिए। दूसरे यदि कोई लग्नेश ऐसे होते हैं तो उनका करना चाहिए। एजाज जी ये मुझे सवाल करते हैं, नमस्ते जी। नमस्ते एजाज जी, क्या मोती और पन्ना एक साथ पहना जा सकता है? चंद्र दूसरे भाव में अस्त है और बुध पहले भाव में वक्री है। बिल्कुल, आप मोती और पन्ना दोनों पहन सकते हैं यदि वो कुंडली के लिए योग कारक हैं या फिर अच्छे हैं। चंद्र और बुध यदि कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं, जैसे आपने तुला लग्न की यहाँ पर बात की, तो तुला लग्न के लिए जो है वो जो चंद्र का रत्न
मोती होता है वो नहीं पहन सकते। उसकी वजह यह है कि द्वितीय भाव में चंद्र जो है वो नीच राशि स्थित हो जाएंगे तुला लग्न में, चंद्र खराब हो गए। यदि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर चंद्र और बुध दोनों ही कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं, आप यदि द्वितीय भाव नहीं कहते मुझे, आप मुझे किसी और भाव में कहते हैं जहां पर चंद्र भी अच्छे होते, बुध तो खैर अच्छे हैं ही, तो मैं कहता दोनों ही रत्न आप पहन सकते हैं। आपके केस में चंद्र का रत्न मोती नहीं पहना जा सकता। विशाल जी मुझे सवाल करते हैं, सर मेरी लग्न कुंडली में चंद्रमा 9th हाउस में और गुरु 12th हाउस में है और गुरु लग्नेश भी है और कोई भी मारक ग्रह नहीं हो, तो क्या ये गजकेसरी योग कहा जा सकता है? देखिए, यदि कोई ग्रह जैसे गुरु या चंद्र में से कोई ग्रह 12th हाउस में जाकर के बैठ गए तो मैं ये कहता हूं कि गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग, यदि महालक्ष्मी योग भी बनता है तो वो बुधादित्य राज योग, तो इस तरह के योग 12th हाउस में तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में नहीं बन पाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा यहां पर कोई भी आपका गजकेसरी योग का निर्माण नहीं हो सकता। विवेक जी मुझे सवाल करते हैं, सर नमस्कार विवेक जी, कोई भी योग कारक ग्रह मृत हो तो उसका फल मिलेगा या नहीं? मृत ग्रह का फल मिलने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, धन्यवाद। विवेक जी देखिए, आप ही ने कहा मृत हो, मृत का मतलब क्या है? उसके पास कोई पावर ही नहीं है, वो मृत है, मतलब कि वो कुछ कार्य ही नहीं कर सकता है। तो यदि मृत है तो उसका तो कोई फल मिलेगा नहीं। अब आपने एक वर्ड और जोड़ा कि योग कारक हो, तो फिर क्या करें? तो उसका रत्न आप पहनिए, उसका कलर थेरेपी यूज कीजिए। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, वो यदि मृत है लेकिन कुंडली के लिए योग कारक है, बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, तो उनका रत्न पुखराज आप पहन लीजिए और उनका कलर होता है पीला या फिर ऑरेंज, तो इस कलर को ज्यादा इंटेक कीजिए, इस कलर को ज्यादा पहनिए, खाइए, पीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर रहेगा। आप कोई भी लग्नेश हो सकता है। विवेक जी के बाद अब प्रेम प्रकाश जी मुझे सवाल करते हैं कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर और सैटर्न कैसा होता है, क्या जुपिटर का रत्न पहना जा सकता है अगर उसकी डिग्री कम हो तो? प्रेम प्रकाश जी, आपका जो सवाल है कि गुरु और शनि का जो युति है वो कैसा कुंडली में होता है, एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब शार्प नहीं दिया जा सकता, एग्जैक्ट नहीं दिया जा सकता एक लाइन में। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लग्न को देखना पड़ेगा, किस लग्न की कुंडली बनती है। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, यदि कुंडली जो है वो आपकी बन रही है कुंभ लग्न की, कहने के मतलब लग्न पर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गुरुदेव जो हो जाते हैं, बृहस्पति जो हो जाते हैं, वो 11th हाउस कहने का मतलब लाभ और 2nd हाउस कहने का मतलब धन, दोनों के स्वामी हो जाते हैं। लाभेश और धनेश गुरु हो जाते हैं और शनि तो लग्नेश है ही, तो शनि और गुरु का युति लाभेश धनेश के साथ लग्नेश का युति कहलाता है और ये बहुत ही खूबसूरत धन योग कहलाता है। तो आप यदि ऐसी कंडीशन में मुझे कहेंगे कि भाई दोनों साथ में बैठे हैं, क्या करूं, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को बलि कर सकते हैं, दोनों का रत्न पहन सकते हैं यदि नीड है तो। लेकिन यदि वही मकर लग्न की कुंडली बन जाए, लग्न पर 10 नंबर लिखा हुआ हो जाए, तो यहां पर अब आप कहते हैं शनि और गुरु साथ में बैठे हैं तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा भैया गुरु द्वादशेश और तृतीयेश है, उसके साथ लग्नेश का बैठना अच्छा नहीं माना जा सकता। यहां पर गुरु का रत्न तो बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरु हो गए मारक ग्रह। तो ये लग्न कुंडलियों पर डिपेंड करता है। मैंने 2 कुंडलियों के आपको एग्जाम्पल दे दिए जिसके लग्नेश शनि थे। हर अलग अलग कुंडलियों में ये चीज हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर, लेकिन आपको लग्न की कुंडली के आधार पर ये समझना है कि गुरु आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, बृहस्पति अच्छे ग्रह हैं या शनि अच्छे ग्रह हैं या फिर दोनों ही अच्छे ग्रह हैं। यदि दोनों अच्छे ग्रह हैं तो दोनों को मजबूत कीजिए, यदि दोनों में से जो भी एक खराब ग्रह है या मारक ग्रह है या फिर वो आपके लिए कुंडली को कुछ बिगाड़ने वाले ग्रह हैं तो उनका आपको शांत करने का उपाय करना चाहिए। उपाय कैसे करेंगे? उपायों के सीरीज में जाइए, इसी चैनल पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर के आप देखिए। अब आपको एक प्रश्न यह हो सकता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि गुरु अच्छे हैं या फिर शनि अच्छे हैं? तो एक काम और आप ये कर सकते हैं, आपकी जो भी लग्न की कुंडली है उस लग्न की कुंडली का आप वीडियो निकालिए। मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसमें सीरीज बनी हुई है, सीरीज ऐसी बनी हुई है कि अलग अलग ग्रहों को मैंने कुंडली के अलग अलग भाव में रख करके आपको बताया है कि वो कैसे फल देंगे। तो आप सीरीज निकालिए, अलग अलग लग्नों के आधार पर गुरु की स्थिति को देखिए, शनि की स्थिति को देखिए, उसके आधार पर आप पहचानिए कि गुरु अच्छे फल देंगे या शनि अच्छे फल देंगे या दोनों ही अच्छे फल देंगे
और उस आधार पर फिर आप ये निर्णय लीजिए कि आप कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। और भी यदि कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इतने सवाल लिए। आने वाले वीडियो में और सवालों को लिया जाएगा और सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आप इनको लाइक किया कीजिए। बार बार कहता हूं, यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, मुझे पता चलेगा कि भाई पसंद आपको ये वीडियोस आ रहे हैं। अदरवाइज मैं फिजूल की मेहनत किए जा रहा हूं और आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब उसका रहेगा नहीं। तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।